जय हिंद एवरीवन। टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी। अगर 2 दिन ना आए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं घर पे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आ रही है ना, क्या रीजन है इसके पीछे। तो परेशानी का कारण बहुत बड़ा बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी अगर ना आए तो। लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हर एक वो चीज आपको पता है कि वो कैसे आती है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी क्या मीन करती है, हम क्या उससे समझ पाते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर आ रही है तो एक्चुअली में क्या आ रही है। ठीक है, जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, एक्चुअली मान लो चीनी आप खरीद के लाते हो, तो चीनी को आपको पता है कि चीनी चीनी ही रहने वाला है, शुगर शुगर ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आप बोल के लाते हो, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या, फंडामेंटल थिंग्स क्या जो आपके घर पर आ रहे होते हैं। तो वो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हम इलेक्ट्रिसिटी क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो सारी चीजों को ब्रेक करेंगे। और जितने लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाक से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिना कहे। ठीक है, वो आपका प्यार डिवोट करता है, दिखाता है हमें कि आप कितना प्यार करते हो हमारे इस चैनल को। ठीक है, और जो भी चीजें आपको चाहिए होती हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और लेक्चर का जो भी ओवरव्यू होगा, जो भी चीजें आपको थोड़ी बहुत कम समझ में आएगी, जो भी आपकी थोड़ी बहुत डिमांड होगी, वो कमेंट बॉक्स में आप अभी ड्रॉप कर दीजिएगा। बिकॉज मैं लास्ट में अगले लेक्चर में उस चीज को और इंप्रूव करने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा। तो आज लेक्चर नंबर 1 में करने वाला हूं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार भी आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको प्रीवियस क्लासेस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आराम से और डिटेल में आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 को। ठीक है, तो एक एक करके धीरे धीरे समझते चलते हैं। बट उससे पहले अभी तक जितने लोगों ने यार हमारा ऐप नहीं डाउनलोड करा है, तो सबसे पहले ऐप के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। ठीक है, रैंकर्स एनटीएससी ऐप। ठीक है, अब आप उसको डाउनलोड करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको उस पर फ्री में मिल रही होंगी। लाइक अगर आप इस क्लास की पीडीएफ नोट्स की बात करोगे, यहाँ पे जाओगे आप, जो भी 2023 के प्लेलिस्ट है, आपको प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट आपको सारे नोट्स वहां पर मिल रहे होंगे। तो फटाफट जाइए, उसको डाउनलोड करिए। कुछ डीपीपीज आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनको भी देखिए। और दो चीजें आपकी पेड अपॉर्चुनिटी भी है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज एंड सेकंड वन इज पर्सनल मेंटरशिप। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ पा रहे हो, विद कंटिन्यूटी अगर आप पढ़ पा रहे हो, तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है। सिर्फ आप टेस्ट देते जाइए और अपने आप को इंप्रूव करते जाइए। ठीक है, आप किसी भी टॉपर का अगर इंटरव्यू सुनते हैं, किसी भी टॉपर से उसके बारे में पूछते हैं, उसकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, तो वो बेसिक चीज की पढ़ाई तो वो करता ही करता है, साथ ही साथ वो टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताता है टेस्ट का उसकी जर्नी में। तो वो जर्नी आपकी भी अच्छी हो, इसलिए टेस्ट सीरीज आपके लिए है। और दूसरी चीज पर्सनलाइज मेंटरशिप, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना स्पीड रखना चाहिए। जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए स्पीड कितना हो, कैलकुलेशन में कितना टाइम दें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना लगाएं, ये सब कुछ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो, और चीजें और अच्छे तरीके से फास्ट वे में कर सकते हो। तो मेंटरशिप का सिंपल तरीका है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो फास्ट वे में विथ कंटिन्यूटी मैनर। बट बिफोर दैट मैं आगे बढ़ूं, मैं ये भी बता दे रहा हूं, कंटिन्यूटी मैनर में तो आप कर सकते हो, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू बी सीरियस। अगर आप सीरियस नहीं होते हो, तो मैं या फिर कोई भी दुनिया का टीचर आपको कितना भी कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश करे, आप कंटिन्यूअस नहीं हो सकते हो। आपको एफर्ट अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो वो एफर्ट अपने साथ लेके आओ, तभी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, डाउनलोड करिए और फटाक से उसको रिव्यूज भी जरूर कर दीजिएगा जितने भी फ्री मटेरियल्स मिल रहे हैं उनके बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी आप देखते होंगे घर पे, आपके अगल बगल हर जगह, भाई हर जगह यूज करते हैं। आपका मोबाइल भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रहा है। अगर ना आए तो आप मोबाइल नहीं चला पाएंगे, और ड्यू टू दैट बहुत परेशानी होगी, आपका घाटा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा। तो बट इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर थिंग कि हमें ये मिलती है, तो भैया ये शुरुआत हुई कहाँ से थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई कहां से थी। तो जनरली मैं बता दूं, 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। यहां से हमें पता चला था बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18th सेंचुरी का क्या मतलब भाई, यहां से हमें डेवलपमेंट जो कि बेसिक यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी के, दैट इज चार्ज, इसके बारे में पता चला था कि चार्ज भी कुछ होता है। ठीक है, चार्ज भी कुछ कैरी करता है, चार्ज के बारे में पता चला था। ये कैसे पता चला था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ना साहब, स्पेलिंग पे मत जाना, इंग्लिश में थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, तो स्पेलिंग पे मत जाना। ये भाई साहब थे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और जो आपकी थंडरस्टॉर्म क्लाउड होते हैं, ठीक है, बादल जो होते हैं, जब आपकी बिजली गड़कती है, उससे इन्होंने चार्ज को निकाला था। ठीक है, पतंग की जो रस्सी होती है ना, स्ट्रिंग, काइट स्ट्रिंग, उससे इन्होंने चार्ज को निकाला था, काइट की स्ट्रिंग से। ठीक, और इनको यहां से पता चला कि चार्ज भी होता है, और चार्ज भी कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बारे में उन्होंने बताया।
तो इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। 18th सेंचुरी में चार्ज की भैया खोज हुई, चार्ज की ओरिजिन हुई, ठीक है। कौन किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया था चार्ज के बारे में गणना। अब चार्ज एक्चुअली क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर फंडामेंटल यूनिट की मैं बात करूं, फंडामेंटल मतलब भैया अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो होगा ही, ठीक है। जैसे आपका अगर घर की बात करूं तो फंडामेंटल यूनिट आपकी ईंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब पूरी दीवार अगर आप बना रहे हो तो आप छोटे छोटे ईंट्स को लगा के बना रहे हो, मतलब दीवार बिना ईंट के बन ही नहीं सकते। अब ऐसा मत बोलना भैया पत्थर का बना देंगे, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल मतलब एक छोटा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा ही होगा। जैसे मैटर की अगर बेसिक फंडामेंटल की बात करूं तो आपकी क्या हो जाती है? मास। वैसे इलेक्ट्रिक पार्टिकल, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और चार्ज इज ऑल्सो बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैटर, ठीक है, उसकी भी है। बट जनरली आप देखते होगे यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैटर दैट इज मास होता है, ठीक है। बट कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैटर हो, छोटा से छोटा, बिना मास के वो नहीं हो सकता। बट क्या वो बिना चार्ज के हो सकता है? बिना चार्ज के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी कहानी आप जानते हो न्यूट्रॉन के साथ, कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक है, उसके पास चार्ज नहीं होता। तो कोई भी ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल, कोई भी मैटर हो जिसके पास मास तो होगा ही होगा, नो डाउट। बिना मास कोई भी मैटर कैरी नहीं कर सकता, कोई मैटर हो ही नहीं सकता। बट विदाउट चार्ज वन पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैटर की फंडामेंटल यूनिट चार्ज भी होती है और मास भी होती है। बट एक डेफिनेशन जो आप कैरी कर सकते हो कि बेसिक है बट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। क्यों? उसका एग्जांपल हमारे सामने है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में गणना थी। अब स्टार्ट करते हैं चार्ज को समझना, और चार्ज से ही शुरुआत करते हैं, एक चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज है क्या? द चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एवरीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू आइदर अट्रैक्ट और रिपेल स्मॉल पीसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बेसिकली चार्ज है क्या? इंटरनल प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि मान लीजिए कोई भी आप मैटर ले रहे हैं, ठीक, मैटर ले रहे हैं। अब अगर आप इसका फंडामेंटल पार्टिकल देखेंगे, मतलब जो इसमें होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब घर में अगर खुशियां चाहिए, मान लीजिए एक तरीके से एग्जांपल लेके देखिए, परिवार में अगर खुशियां चाहिए तो हर एक मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है। वैसे मैटर में अगर कंप्लीट मैटर आपको बोलना है तो वहां पे मास का होना जरूरी है, जो कि फंडामेंटल एंड इसेंशियल पार्टिकल है। दूसरा चार्ज, ठीक है। तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है, चार्ज भी। तो वो क्या करती है भाई? चार्ज करता क्या है? ये आइदर अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो क्या करता है? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में काम आता है या फिर रिपेल करने में काम आता है, ठीक है। मास की भी सेम टेंडेंसी है भाई, मास ग्रेविटेशनल पुल के कारण अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है इस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी मैटर, ठीक है। समझ में आई बात? इतनी दो मैटर है, दोनों के पास चार्ज है, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। और डीप में जाएंगे, चलिए। द चार्ज इज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे आप मान लीजिए कंजर्व का कहानी सुनिए। मान लीजिए आप यहाँ मार्केट में खड़े हैं, आपका होम है, ठीक। यहाँ से अगर आप 1 kg चीनी लेके चलते हैं भाई, घर की तरफ आते हैं, तो घर पे भी क्या रहेगा? 1 kg चीनी रहेगा। मतलब ना तो वो आप हटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना आपने खरीदा उतना ही रहेगा, बशर्ते भाई आपका मूड ना चेंज हो रास्ते में कि मुझे थोड़ी बहुत चीनी खानी है, ठीक है, प्यास लग गई तो हो सकता है चीनी खा के पानी पी लिए, तो जरूर थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। अगर एक्सटर्नल बिहेवियर आप नहीं लाते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मास यहाँ पर कंजर्व रहा, कि जितना इनिशियल पॉइंट पे था उतना ही फाइनल पॉइंट पे था। पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्व का मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, जितना इनिशियल कंडीशन में रहा होगा उतना ही फाइनल कंडीशन में भी आपको मिलेगा। उसे ये मतलब नहीं कि पहले आप लंका जाएं फिर आए, श्रीलंका से वापस आए देहरादून जाएं, तो उससे कोई मतलब नहीं। आप जहां भी जाएंगे नंबर ऑफ चार्जेस आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद नाइदर चेंज और क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, क्लियर बात। इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी अगर यूनिट की बात करूं तो यूनिट हम क्या रखते हैं? इसको यूनिट रखते हैं कूलॉम रखते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी? कूलॉम होती है। क्यों कूलॉम होती है वो आप समझ जाओगे। कूलॉम साहब का कितना बड़ा रोल था इलेक्ट्रिसिटी में वो आप समझ जाओगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। अब चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज हमें पहले ही पढ़ रखा है, थोड़े बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रखा है। तो एक एलिमेंट का यहाँ पर सिंपली आपको जनरली स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एक एलिमेंट का, ठीक। एलिमेंट को देखिए, एलिमेंट के भाई न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। हमें पता है दोनों क्या है? चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। दोनों क्या है? चार्ज पार्टिकल। हमें ये बात पता है कि दोनों क्या है? चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? जो बाहरी क्षेत्र में प्रेजेंट है भाई, ये क्या है? इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हमें पता है कि जब भी हम थोड़ी सी भी एनर्जी अगर किसी भी सब्सटेंस को देते हैं, थोड़ी सी भी एनर्जी अगर किसी भी सब्सटेंस को देते हैं,
तो वो एनर्जी किसके पास जाती है, वो एनर्जी फटाक से जाती है इलेक्ट्रॉन के पास जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात आपको पता होगी, बोलो पता है। मान लो कोई भी एटम है, उसके पास अगर हम उसको एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी दो या फिर जो भी एनर्जी दो, वो एनर्जी जाती क्या है फटाक से, वो क्या प्रोटॉन के पास जाएगी, न्यूट्रॉन के पास जाएगी या इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी? कमेंट बता करके बताइए फटाफट, किसके पास जाएगी? अगर थोड़ी सी भी एनर्जी आप देते हो तो वो फटाक से इलेक्ट्रॉन के पास जाती है। क्यों? क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल में सबसे ऊपरी परत पे वही प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और फटाक से बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं बाहर की तरफ। और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आपकी चार्ज ट्रांसफर के लिए। और ये चीज अभी आके मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली एक एटम में 3 चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, यूनिट भी आपको समझ में आ गई, कूलॉम। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं? तो चार्ज के टाइप की बात करूं, चार्ज 2 तरीके का होता है। ठीक है, पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा निगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए फटाफट देखिए। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि कोई एक एटम मान लीजिए, कोई भी एक एटम मान लीजिए, उसके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एटम मान लीजिए सोडियम है। ठीक, ये अगर न्यूट्रल होगा, एक केस की बात करते हैं न्यूट्रल, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर के 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये न्यूट्रल होता तो उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बोलेंगे भैया 11 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। न्यूट्रल है तो 11 उसके पास प्रोटॉन भी होंगे। ये बात क्लियर कि अगर न्यूट्रल एटम होता तो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। देखो न्यूट्रल का मतलब, देखो न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, न्यूट्रल का क्या मतलब है, ये क्या हमने न्यूट्रल लिया हुआ, न्यूट्रल का क्या मतलब कि जितना पॉजिटिव होगा उतने ही निगेटिव होंगे, ये हो गया न्यूट्रल। अब मैं बोल रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर लेता हूं, रिमूव कर देता हूं। ठीक, तो अब क्या बचेगा, सोडियम प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन बचा और 11 प्रोटॉन बचा। बोलिए ये बात क्लियर है? देखो प्रोटॉन में हमने छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, आप निकालने में आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, वो बात है। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन एक ही होता है उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे फटाक से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को मान लो मैंने क्या किया, निकाल लिया। ठीक, इतनी बात तो चलो भाई आप मान जाओगे मेरी कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया। 1 इलेक्ट्रॉन निकालते ही अब सोडियम के पास क्या बचा, अब सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा और 11 प्रोटॉन बचा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, जिसको हम सोडियम के ऊपर यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज। ये 2 चीजें बता रहा है कि एक्स्ट्रा प्रोटॉन बता रहा है, पहले तो कि एक्स्ट्रा प्रोटॉन को बता रहा है जो पॉजिटिव चार्ज है, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ये पॉजिटिव नेचर क्या बता रहा है, ये पॉजिटिव थिंग बता रहा है, ये 2 बातें कि एक प्रोटॉन की एक्स्ट्रा है यहाँ पर, या फिर दूसरा प्रोटॉन क्या है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब भी किसी पार्टिकल को बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, या फिर प्रोटॉन ज्यादा है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं चार्ज के लिए, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन ही ऐड होता है। निगेटिवली चार्ज की बात करें तो क्लोरीन की बात करते हैं, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था पहले और 17 प्रोटॉन था पहले। ठीक, क्योंकि न्यूट्रल एटम। अब 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐड कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए Cl माइनस बन जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास और 17 प्रोटॉन रहेगा अभी भी इसके पास। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका क्या मतलब, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बताता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किससे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं। न्यूट्रल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जितने ज्यादा होंगे उतने निगेटिव चार्ज इस पर आएंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो निगेटिव चार्ज क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी बताता है। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी। कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी एटम की बात कर रहे हो कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर निगेटिवली चार्ज है, तो उसका क्या मतलब है कि उस पर 1 इलेक्ट्रॉन या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस बताता है वो। ठीक है, क्लियर हुई बात? टाइप्स ऑफ चार्जेस समझ में आ गई, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, निगेटिव चार्ज क्यों आता है, समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज 2 ही तरीके की होती है। पहला
कि भैया सिमिलर चार्जेस, सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से, जो भी सिमिलर नेचर के होंगे, सिमिलर नेचर में पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे, रिपेल करेंगे मतलब धक्का देंगे, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाएंगे। निगेटिव और निगेटिव होंगे तभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भैया, अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, कि भैया अगर पॉजिटिव और निगेटिव का साथ मिलाओगे तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव एक दूसरे के साथ लाएंगे, दैट विल रिपेल ईच अदर। क्लियर कट बात, समझ में आ गई बात। दो प्रॉपर्टी है, दो तरीके के चार्ज पड़े, पॉजिटिव और निगेटिव। तो भैया ये सिंपली आप गर्ल्स और बॉय से भी समझ सकते हो कि बॉयज भाई अगर फ्रेंडशिप ना हो, दुश्मनी हो, तो एक दूसरे से हमेशा क्या करेंगे, अगर दुश्मन दुश्मन साथ लाओगे तो हमेशा वो भागेंगे। दोस्त दोस्त अगर साथ लाओगे, ठीक है, हो सकता है कि वो भागे पैसे के खर्चे की वजह से, बट अपोजिट नेचर मतलब जेंडर की बात करूं तो अपोजिट जेंडर हमेशा अट्रैक्ट करता है याद करने के लिए। बट ये ऐसा से बहुत रॉकेट साइंस नहीं इसमें कि याद नहीं होगा। ठीक है, याद आप कर सकते हो। सेम नेचर ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल, अगर सेम नेचर होगा तो कभी एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहेगा। जैसे बॉय बॉय भाई आपस में नहीं रहना चाहेगा, इन कंपेरिजन टू गर्ल्स। अगर बॉय और गर्ल की दोस्ती हो तो वो ज्यादा आई होप स्ट्रांग होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, बट आई डोंट थिंक सो। बट अगर बॉयज बॉयज की है तो वहां पर थोड़ा सा रिपेल होता है। ठीक, तो अपोजिट नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज नेचर के होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड नेचर के होते हैं। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए दुकान पर आप गए, ठीक है, केला लेने जा रहे हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप बनाना बाय करने जा रहे हैं, बनाना। ठीक है, तो आप जब भी बोलेंगे तो बनानों को क्या बोलेंगे, इंटीजर के फॉर्म में ही बोलेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे भैया हाफ बनाना दे दीजिए, ये तो आप बोल नहीं सकते। जब भी बोलोगे 1 पीस बोलोगे, 2 पीस बोलोगे, 3 पीस बोलोगे। बेसिकली डजन को अगर हटा दें एक तरीके से तो हम इतने पीस में बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में आप नहीं बोल सकते हो। तो क्वांटाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल मल्टीपल। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है कि इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जब भी हम चार्ज को बता रहे होंगे वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा और उसकी एक रेफरेंस होगी। वो रेफरेंस क्या होगी उसको उस पर बात करते हैं। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज प्रिंसिपल दैट चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज जो कि हम चार्ज अगर किसी भी मान लीजिए बॉडी के ऊपर, मान लीजिए कोई बॉडी ए है, इसके ऊपर मैं चार्ज क्यू बता रहा हूं, तो वो चार्ज हमेशा किसके फॉर्म में होगा, वो हमेशा क्यू बराबर एन इंटू ई के फॉर्म में होगा। और ई क्या है, ई इज इक्वल टू, यहां पर हमने लिखा हुआ है तो यहीं पर लिखते हैं फटाफट। ठीक है, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये हो गई ई की वैल्यू हमारे सामने। ठीक है, तो बेसिकली ई की वैल्यू ये हो गई। अब देखो यहाँ पर, अब इससे हम थोड़ा सा और चीजें थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं। देखो, अगर हमने बोला कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं चार्ज आपसे पूछता हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, तो Q बराबर आप क्या बोलोगे, Q बराबर N की जगह क्या रखेंगे, N की वैल्यू देखो क्या हो सकती है, N बराबर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस इंटीजर हो सकती है, आप ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस मतलब प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। जैसे N की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, +1 +-1 +-2 +-3। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पूछूंगा तो आप बोलोगे माइनस ई। ठीक, माइनस ई मतलब यहाँ पे हमने देखो थोड़ा सा मैं ज्यादा हो गया, ओवर राइटिंग हो गई। चलो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूछता हूं तो माइनस ई, इसका क्या मतलब रखा आपने, -1 ई। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो क्या है, माइनस ई। तो हमने बेसिकली रेफरेंस भी किसका लिया है, इलेक्ट्रॉन का ही लिया है जो ई अपना है। और अगर मैं यहीं पर आपसे प्रोटॉन का पूछता हूं कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो प्रोटॉन के ऊपर अगर ई के टर्म्स में पूछता हूं, क्यू बराबर आप क्या बोलोगे, +1 टाइम्स ऑफ ई बोलोगे। ठीक, समझ में आया। और ये क्या होगा, कूलॉम में होगा। तो हमारा जो रेफरेंस है एलिमेंट्री चार्ज है वो क्या है, ई। ई की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक, और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ लिख लेना, एन इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3। तो जब भी हमें चार्ज मिलेगा वो पूरा का पूरा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि E/2 मिलेगा, आधा अधूरा चार्ज कभी नहीं मिलेगा आपको। जब भी मिलेगा तो पूरा एक मिलेगा, मतलब इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। और यही चीज क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाती है।
मतलब चार्ज हमेशा Q बराबर Ne के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आप बता सकते हो। क्लियर है बात, समझ में आई बात। एलिमेंट्री रेफरेंस किसको ले रहे हैं हम, ई को ले रहे हैं। ई की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब भी हम चार्ज डिनोट करेंगे Q बराबर Ne के फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। चलो जैसे 10 कूलॉम 20 कूलॉम, तो हम जो भी बता रहे हैं वो बेसिकली ई के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात करते हैं। जैसे आप अगर घर पे देखते होंगे अपने आसपास, तो हम भैया मोबाइल चार्ज कर पाते हैं, ठीक है, बोला जाता है मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि चार्जिंग जो हम करते हैं उसके पीछे की लॉजिक क्या है, जस्ट 1 सेकेंड, या ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो चार्ज का ट्रांसफर है क्या, चार्ज इज डिफाइंड ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी हम इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज के ट्रांसफर करते हैं, जैसे मैंने बोला था कि आपसे बोला था ना कि सोडियम से हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मान लीजिए क्लोरीन पर लेके आते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं भाई फिजिक्स में। तो यहाँ 2 8 1 था, ठीक, यहाँ पर 2 8 और 7 था। तो ये आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन था यही तो इनको देते हैं, और उसके बाद इनकी दोस्ती बन जाती थी NaCl। तो भैया यहाँ से ट्रांसफर होता कौन था, इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज यहाँ भी रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन हम जब करंट पढ़ेंगे तो हमारा रिफरेंस किसको लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज को, लाइक प्रोटॉन को हम रिफरेंस देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को देते हैं। हमेशा करंट को हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट का यूनिट का, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जो हमारी रिफरेंस होती है, वो हम इलेक्ट्रॉन को अपोजिट मानते हैं। बट एक्चुअलिटी की अगर आपसे बात की जाए तो जब भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा था तो बेसिकली चार्ज में किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। कौन ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज एक्चुअल अगर आप बात करोगे एक्चुअल मूवमेंट, तो यहां पर लिख लेना एक्चुअल मूवमेंट किसका होता है, तो एक्चुअल मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। द चार्ज मूव फ्रॉम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। हमेशा पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो जिसके पास ज्यादा होगा वहीं से मूव करेगा। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है अगर, ठीक है। चलो तो बेसिकली देख लेते हैं, दो तरीके होते हैं चार्ज के ट्रांसफर करने के। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है, हीट वाले चैप्टर में भी बताया था मैंने। और दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप पहली बार सुन रहे होंगे, इंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन और इंडक्शन में आपको सिंपली बताने की कोई बहुत जरूरी नहीं है। यहाँ पर कंडक्शन जो हीट में था वही यहाँ भी होगा, वो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। कंडक्शन में क्या था भाई कि जब भी हम हीट का ट्रांसफर कर रहे थे तो वहां पे जो चीजें रख रहे थे वो क्या रख रहे थे, डायरेक्ट कांटेक्ट में रख रहे थे, डायरेक्ट कांटेक्ट में रख रहे थे। बट यहाँ पे नो कांटेक्ट, यहाँ पर कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर हो जाएगी, बस भैया यही डेफिनेशन का अंतर है। कंडक्शन में होगा दोनों में क्या, चार्ज का ही ट्रांसफर होगा, चार्ज का ही ट्रांसफर होगा दोनों में, ठीक है। वो बदलने वाली बात नहीं है, दैट इज फिक्स्ड कि भैया होगा तो चार्ज का ही ट्रांसफर, ए में हो, बी में हो, सी में हो, किसी में भी हो, होगा तो चार्ज ही ट्रांसफर। बट बात क्या है कि यहाँ पर जब भी दो बॉडीज के बीच में चार्ज की ट्रांसफर हो रही होगी वहां पर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे एक दूसरे के। जबकि यहाँ पर अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा या फिर चार्ज डेवलप हो होगा, वहां पर कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए कंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन यहाँ पर देख लीजिए भैया, डायरेक्ट कांटेक्ट की बात, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट। और हमें पता है कि जब भी ऐसी चीज होगी तो जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर, जो भी पुअर बोल लो, या फिर ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पेस है, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब एक सिंपल सा एक स्फीयर ले लो, एक मेटेलिक स्फीयर ले लो, सिंपल सा, ठीक। एक मेटेलिक स्फीयर ले लीजिए जो कि बहुत न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। मेटेलिक स्फीयर ले लिया हमने, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड ले लेते हैं जिसको हम एक वुलन कॉटन, वुलन कपड़े या फिर आप अपने बालों में रब कर लीजिए। ड्यू टू दैट जो उस पे सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। आप अक्सर ये चीजें देखते हो, इंडक्शन वाला, कंडक्शन वाला, वो मैं बताऊंगा। अब जैसे इस पर टच कराओगे, ठीक है, ये क्या था, न्यूट्रल था, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन रिच था, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर कर देगा। अब ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गए, ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गए, ठीक है। तो कंडक्शन का सिंपल सा रूल है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन, जो भी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं, चार्ज को कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर नहीं आएगा दूसरी बॉडी के तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना ही बस समझना, और कुछ बहुत ज्यादा डीप में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है।
दूसरा इंडक्शन की बात करते हैं। तो इंडक्शन में देखो एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता, सबसे पहली चीज कि इसमें एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। इसका क्या मतलब है? बस चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि चार्ज तो सब पे बराबर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए नो कांटेक्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा पहले ही, नो कांटेक्ट यहाँ पर रखते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर जैसे ये कॉम्ब है, हम अपनी बालों में करते हैं भाई, जब आप बहुत ज्यादा कर लेते हो, ठीक है, तेल जिस दिन लगा के जाओ और अच्छे से कॉम्ब करो, तो वहां पे होता क्या है, आपके बालों के थ्रू इसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं। कॉम्ब पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? सरफेस पर आ जाते हैं। मतलब कॉम्ब क्या हो जाता है? निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक, अब जैसे ही आप क्या करते हो, या पीस ऑफ पेपर या फिर जो भी उठाने के लिए जाते हो, तो वो तो होता है न्यूट्रल पार्टिकल, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, दोनों होगा। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन भाई देखो हमेशा सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये सेम नेचर वाला चार्ज भाग जाता है इधर नीचे की तरफ, भाग जाता है नीचे की तरफ, भाग जाता है दूर की तरफ। लेकिन लेकिन जो प्रोटॉन, जब अब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी किसको दिखाता है? पॉजिटिव को दिखाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और ड्यू टू दिस अट्रैक्शन वो एक दूसरे को क्या करते हैं, देखोगे आप पेज चिपकने वाला होता है, पेज चिपक जाता है। तो ये एक्चुअली में नहीं होता। देखो एक्चुअल में क्या होता है, पेज तो आपका ऐसा ही रहेगा, उस पर निगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे होता है और पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पर। इसे ही इंडक्शन बोलते हैं कि उसके इन्फ्लुएंस में, इंडक्शन का मतलब सिंपल सा क्या है कि इन्फ्लुएंस में चार्ज आ जाता है, दिखावा की वजह से भैया, उसके बहकावे में आ जाता है। ठीक है, बहकावे में आके वो चार्ज देने लगता है। देखो इस पेज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूट्रल अभी भी है, वो न्यूट्रल की खासियत नहीं, यहाँ पर बस एक निगेटिव चार्ज हमने लाया, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज जो था वो इस निगेटिव से इससे दूर भाग गया। यहाँ पर पहले था वो दूर भाग के इस कोने पर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ड्यू टू दैट हम देखते हैं कि हमारा जो पन्ना होता है वो चिपक जाता है आके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे, अगर नल वाला आप एग्जाम्पल वीडियो देखे होगे, नल वाला, यहाँ से अगर नल से पानी निकल रहा है तो हम क्या करते हैं, एक बैलून या फिर एक रॉड को रब कर लेते हैं, ड्यू टू दैट उसके ऊपर क्या आ जाए, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ये निगेटिव आ जाए, ठीक है, ये निगेटिव पार्टिकल आ जाए। तो ड्यू टू दैट वाटर क्या करता है, या तो रिपेल करता है या अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिपेल अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये होता क्या है, H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या करते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, वो इससे अट्रैक्ट होते हैं। ड्यू टू दैट जो ये फ्लो सिंपल सा, ये पानी की फ्लो है जो ये सिंपल सी नीचे जा रही थी, अब वो क्या करने लगती है, अट्रैक्शन की वजह से वो इधर से फ्लो करने लगती है। ठीक है, इसके एग्जांपल में ट्राई करूंगा आपको दिखाने की। ठीक है, तो इंडक्शन इज नन अदर देन, बस क्या बोल सकते हो, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं होता है, जो उस बॉडी पर रहेगा बस वही उसके सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर मान लीजिए मैं समझा देता हूं, एक बॉडी थी, इसके ऊपर आपको पता है प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, इस तरीके से होंगे। अगर मैं कोई एक दूसरा बॉडी लाता हूं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो भैया इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उठ के ये कहां पे आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इससे दूर भाग जाएगा जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगी। तो अब जो बनेगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव था, और यहां पर नेगेटिव इसके जस्ट अपोजिट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी भी इस बॉडी पर क्या है भैया, सेम नंबर ऑफ चार्ज है, बट ये अभी चार्ज आपको दिख रही होगी ड्यू टू किसके, इनके इन्फ्लुएंस में दिख रही है। ठीक है, समझ में आई बात, और यही इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन होगी, यहाँ पर एक प्रोसेस और देख लीजिए, दैट इज हमने क्या करा, पहले न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज वाली बॉडी इसके आसपास रखा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और देखो ये दोनों कांटेक्ट में थी, कंडक्शन होगा यहाँ पे, कंडक्शन। ठीक है, ये वाली प्रोसेस क्या होगी, कंडक्शन होगी। ठीक, कंडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर थे, दोनों के। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन भाई मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ये है कि इनसे दूर यहां तक भाग सकता है ना, सबसे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो ड्यू टू दैट फिर हम इनको सेपरेट कर देते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब बचा क्या, पॉजिटिवली चार्ज इनके थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और निगेटिवली चार्ज इनके थ्रू आउट द बॉडी। देखो समझो, पहले दोनों के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव बराबर थे, है ना। अब हमने क्या किया, निगेटिव चार्ज को यहां पर लेके आए, तो पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास भाग आएगा, जबकि निगेटिव चार्ज सेम नेचर का भाई, तो वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो रिपेल करने के चक्कर में ये सबसे दूर भाग जाएगा, तो इस वाले यहाँ पर मॉलिक्यूल पर आ गया निगेटिव चार्ज।
ठीक, और इस पर आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों को अलग कर लो, क्योंकि अभी भी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके इन्फ्लुएंस में, इन भाई साहब के इन्फ्लुएंस में आया। तो अब जैसे इनको हटा दोगे, अब भाई कंडक्शन तो हो नहीं सकता दोबारा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर ज्यादा हो जाएंगे, सो ये दैट विल बी निगेटिवली चार्ज। ये कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये वाली बॉडी बात करूं अगर मैं, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब जितनी भी आप चैप्टर आप अब पढ़ोगे, जितनी भी शुरुआत आप करोगे, वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है किस पे, चार्ज पे। ठीक है, तो चार्ज की ही स्टडी हमें क्या कहलाती है, दैट इज करंट की बात करती है। ठीक है, चलिए, तो चार्ज बेसिकली दो स्टेट में हो सकता है। देखो कैसा, या तो चार्ज भैया किस में हो, मोशन में हो, चार्ज कैसा हो, मोशन में हो, या तो चार्ज कैसा हो, रेस्ट पर हो, या फिर बहुत स्लो मूविंग में हो, जिसको हम रेस्ट ही बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं, रेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से लिख देता हूं, रेस्ट में हो। ठीक, तो भैया चार्ज दो स्टेट में हो सकता है, स्टेट दो हो सकते हैं चार्ज के, कौन कौन से, मोशन में हो, ठीक है, दूसरा कौन सा है, रेस्ट में हो, या फिर स्लो मूविंग हो। तो जो रेस्ट में हो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्ज, और डायनेमिक का मतलब क्या है, मोशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक। और जो रेस्ट वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अभी के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना, जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे वो पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आता है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट द रेस्ट पोजीशन ऑफ, रेस्ट स्टेट ऑफ चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। And other, that is the branch of physics in which we will study about the motion of charge, that will be called as इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसे हम मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। ठीक है, तो यहां पर समझ में आई बात, जब चार्ज के रेस्ट की स्टेट, मतलब रेस्ट मतलब बैठा हुआ एक जगह रखा हुआ, तब आप जो पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जब उसकी मोशन की बात करोगे, दैट विल बी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इज इट क्लियर। चलिए, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच दैट डील विद द फिनोमिना एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी बोलो या फिर रेस्ट बोलो, ठीक, जो रखा हुआ चार्ज है उसके ऊपर बात करेंगे, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो चार्जेस के बारे में समझ में आ गया आपको बात। अगर ये चार्ज किस पर है, रेस्ट पर रखा हुआ है, तो इसकी स्टडी जो अब करोगे आप, वो अब आप करने वाले हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत बेसिकली बहुत सिंपल हुई थी, और उसे करने वाले अपने कूलॉम साहब ही थे। ठीक है, इन्होंने बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स को कंसिडर किया, उसके बाद चीजें हमारे सामने लाई। तो बेसिकली दो चार्जेस के बीच का हमें पता है कि सेम नेचर ऑफ चार्जेस अगर आप रखते हो आपस में, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव रखते हो एक निगेटिव रखते हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बट हमें ये नहीं पता है कि भैया अट्रैक्ट और रिपेल जब कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, वो फोर्स लगा रहे होंगे। ऑब्वियसली जब भी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर रिपेल कर रहे होंगे, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो फोर्स एक बार कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, एक बार कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर को होगा। लेकिन हमें पता है कि ये फोर्स कितना होगा, कितना किस पे डिपेंड कर रहा होगा, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा होगा, ये हमें नहीं पता। तो ये चीज कौन हमें बताएगा, वो चीज बताते हैं मिस्टर कूलॉम साहब। ठीक है, तो देखते हैं ये बोलता क्या है। तो भाई इन्होंने बोला, कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, तो स्टेटमेंट कहता क्या, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज पार्टिकल। बेसिकली जो इन्होंने कंसिडर किया था कि जो भी चार्ज होंगे वो पॉइंट चार्ज होंगे, मतलब बहुत छोटे होंगे। ठीक है, इनकी कंसिडरेशन थी ये। तो अगर कभी एग्जांपल पूछा जाए, कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन कि जो भी ये आप मानते हैं वो सिर्फ किसके लिए मानते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, तो उसके लिए आप कूलॉम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ पॉइंट चार्ज पार्टिकल के, मतलब बहुत छोटा। पॉइंट का मतलब समझ पा रहे हो, ये पॉइंट, ये ऐसे जो चार्ज पार्टिकल होंगे उनके लिए सिर्फ कूलॉम्स लॉ वैलिड है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर देखिए, अगर दो सेम नेचर के चार्ज मान लीजिए रखा हुआ और आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर दोनों चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और हर बार आप कैसा नेचर निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे कि फोर्स रिपल्सिव होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब फोर्स जो डिपेंड यहाँ पर करता है, वो फोर्स जो डिपेंड करता है, मान लीजिए Q1 चार्ज था, ये मान लीजिए Q2 चार्ज था। जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर जो Q1 था वो फोर्स था, वो Q1 इंटू Q2 पर डिपेंड कर रहा था, मतलब दोनों के मल्टीपल पर। तो आपने ग्रेविटेशन अगर पढ़ा होगा, तो जस्ट सिमिलर एज ग्रेविटेशन, वहां पर जो फोर्स लग रहा था वो मासेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ पर मास को रिप्लेस कर दीजिए विथ चार्ज, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ दियर चार्जेस।
ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस की बात करें कि दोनों कितनी दूर पर रखें, पहली चीज जो डिपेंड कर रही थी नेचर ऑफ चार्ज एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, समझ में आई बात। फोर्स का नेचर जो होगा, डायरेक्शन जो होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, नेचर ऑफ चार्ज पर, ठीक है। दूसरी चीज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा होगा दोनों के मल्टीपल पर। सिंपली बात आप समझिएगा। और आप भी ध्यान रखिएगा, अगर ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, तो ये हमेशा, अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं, F1 बराबर हमेशा क्या होगा, F2 होगा। इस बात का गारंटी आप ग्रेविटेशन से ले सकते हैं, ग्रेविटेशन से आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअल पर अगर होता तो नहीं डिपेंड करता। मैं निकलवा के भी दिखा दूंगा। तो भैया हमें पता है दोनों की प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएंगे विच इज इक्वल टू K और Q1 बाई Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर। ये क्या है, कूलॉम्स लॉ कहता है। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस हैं, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, समझ में आ गई बात। और फोर्स हमेशा किस में होता है, न्यूटन में होता है, ठीक है। यूनिट किसकी होती है, न्यूटन में होती है। चार्ज की कूलॉम में होती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब आगे बढ़े, चलिए अब K की वैल्यू पहले तो बता दीजिए भैया, K क्या है, K क्या है, लिख लीजिए भैया। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भैया, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये हमने लाए थे यहाँ पर। अब K की वैल्यू क्या होगी, देखिए अब यहां से बात थोड़ी सी बदलेगी। जो पहले ग्रेविटेशन में बात थी वो अलग थी। देखिए ग्रेविटेशन में क्या बात थी, m मास था, अगर ये d डिस्टेंस पर रखा हुआ है m मास का, तो ये अगर ये वाला सेटअप, आप ये वाला सेटअप d डिस्टेंस पर जो रखा है, ये अर्थ पर रखिए, मून पर रखिए, कहीं भी रखिए, इसके ऊपर इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, इतना ही लग रहा होगा, ठीक। ये बात थोड़ा समझो कि अगर आप इसको अर्थ पर रखें, ठीक, अर्थ पर रखें, मार्स पर रखें या फिर मून पर लेके चले जाएं, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो इतना ही होगा। क्यों इतना होगा, क्योंकि ना तो मास चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, मास दोनों का चेंज होगा नहीं। फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, m1 और m2 पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो तीनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हम सेम सेटअप को लेके जा रहे हैं दूसरे ग्राफ पर। बट बात क्या थी, जी, तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 था, ठीक है। तो ये भी नहीं बदल रही थी, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू थी। ये क्या थी, एक कांस्टेंट वैल्यू थी। क्लियर है बात, ये कैसी थी, कांस्टेंट वैल्यू थी, तो ये भी नहीं बदल रही है, ये भी नहीं बदल रही है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में ये बात बदल जाती है। अगर आप मान लीजिए, ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहां पर Q1 चार्ज था और ये क्या था भैया, Q2 चार्ज था, ठीक। दोनों अगर d डिस्टेंस पर रखें, अगर आप एयर में रखते हैं तब जो उनके बीच का फोर्स F1 था वो दूसरा था। अगर सेम सेटअप को, सेम डिस्टेंस पर, दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को अगर वाटर में रखते हैं तब उनके फोर्स, उनके बीच का फोर्स F2 हो जा रहा था। पहले तो F1 था, बाद में क्या हो जा रहा है, F2 हो जा रहा था। मतलब अब जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। देखो समझो बात को, यहाँ पर जो Gm1m2 है, यहाँ पर K है, देखो Gm1m2, यहाँ पर देखो Gm1m2 है, यहाँ पर K इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। देखो ना तो हम यहाँ पर देखो फोर्स लिख दे रहा हूँ, मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हम कर रहे हैं। तो हम ना तो चार्ज अमाउंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बदल रहे हैं, ना ही दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल रहे हैं। तो मतलब फोर्स बदलने वाला काम कौन कर रहा होगा, K कर रहा होगा। फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है भाई, K पर डिपेंड कर रहा है, Q1 पर डिपेंड कर रहा है, Q2 पर डिपेंड कर रहा है और D पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम ना तो डी को चेंज कर रहे हैं, ना ही Q1 Q2 को चेंज कर रहे हैं, बट हम एयर में अगर रखते हैं तो कुछ दूसरा अमाउंट ऑफ फोर्स मिल रहा है, अगर इसी को वाटर में रखते हैं तो कुछ दूसरा अमाउंट ऑफ फोर्स मिल रहा है। मतलब इस बार जो K होगा ये क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट था। ये आप लिख लीजिएगा जरूर, यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब कहीं भी जाइए वो ट्रू था, बट ये कांस्टेंट तो है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं। हर मीडियम के लिए अपना एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो K की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, ये आती है K की वैल्यू। और ये क्या होती है, मीडियम डिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर एयर की बात करूं हमसे, ठीक, एयर की बात करूं या फिर वैक्यूम की बात करूं, बेसिकली वैक्यूम की बात करूं या फिर एयर की बात करूं, तो जो K की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻9 होती है, ठीक है। यूनिट की कन्वर्जन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, यूनिट आप निकाल सकते हो, फोर्स मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक हो सकता है क्या, कूलम्ब स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर बात।
ये के की। लेकिन अभी इसको और तोड़ूंगा, ये एप्सिलॉन है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं आप। ये क्या है, इसके बारे में बात करता हूँ, ये मीडियम की बात कर रहा है। जिस भी मीडियम का होगा उसके लिए एप्सिलॉन आप लिखोगे मीडियम के ऊपर। यही चीज देखो, 4 भी क्या है, एप्सिलॉन है। पाई भी क्या है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14, ठीक है। और भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, हमें पता है टर्मिनेट नहीं करेगा, बट पाई की वैल्यू भी एक कांस्टेंट है, 3 पॉइंट समथिंग आप रख लो, 22/7 रख लो आप, ठीक। तो बट डिपेंड जो वेरिएबल होगा वो ई होगा, मतलब मीडियम डिपेंडेंट जो होगा वो ई होगा, ठीक। ये क्या कर रहा होगा, मीडियम टू मीडियम वेरी कर रहा होगा। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बट जो फोर्स होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, पहले वो देख लेते हैं। चार्ज ऑफ बॉडीज, अगर चार्ज आप बदलते हो, और उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन देम डिपेंड करता है, ठीक है, उनके स्क्वायर के, इनवर्सली स्क्वायर के। और मीडियम जिस पर होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। बेसिकली जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन है, इस पर डिपेंड कर रहा है ये एप्सिलॉन। इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हम बोलते हैं, एक्चुअल बोलिए या फिर रियल बोलिए, ठीक है। ये इसको आप क्या बोलते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन को इसको क्या बोलते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं और फटाक से फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम देखिए। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज एनकाउंटर्ड व्हेन फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर्टिकुलर मीडियम। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आई होप आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड आपने समझा होगा कि भाई मान लीजिए आप अगर मान लीजिए कहीं जाते हैं, ठीक, एक तरीके से मैं समझाने की एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप कहीं घर शिफ्ट हो रहा है नया, ठीक, कहीं नए एरिया में जा रहे हैं आप, ठीक है। आप हैं यहाँ पर मैन, ठीक, ये मैन मान लीजिए नए एरिया में जा रहा है, तो वहां पर जब जाएगा अपने आप को सेटल करेगा। अब सेटल करने में क्या होगा भैया, कुछ उसके पास डिफिकल्टी आएंगी भैया, हो सकता है कुछ गुंडे आए उसको परेशान करें, ठीक है। हो सकता है उसको एक जगह सामान न मिल रही हो, कुछ हो सकता है एक जगह चीजें नहीं मिल रही हो, ठीक है। एक समझ जाओ, एक गांव में जा रहे हो, एक शहर में जा रहे हो, ठीक, दो चीजें एग्जांपल ले लो। आप जा रहे हो सेटअप करना अपने पूरा गांव में जा रहे हो, वहां पर जाओगे तो आपको मल्टीपल थिंग्स मिलेंगे, मल्टीपल सेटअप्स करने होंगे आपको, कि भैया सामान घर का बल्ब खरीदना हो गया, फिर बेड खरीदना हो गया, टीवी खरीदनी होगी। तो मल्टीपल चीजें आप ऑर्गेनाइज करने में आपको जो प्रॉब्लम फेस होगी, जो डिफिकल्टी फेस होगी, वही जो रेजिस्टेंस फेस होगा, अगर आप गांव में रहोगे तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर शहर में जाओगे तो कम मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है आपके एरिया पर। वैसे ही आपको जब दो चार्जेस एक दूसरे के बीच में आ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, और फील्ड बनाने में जितना रेजिस्टेंस मिल रहा उनको, जितनी दिक्कत आ रही होगी बनाने में, वही क्या होता है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए Q1 और Q2 हम किसी मीडियम में रख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आएंगे, अगर ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तभी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बना रहा होगा, अपना भौकाल, अपना एक रीजन बना रहा होगा, वही रीजन बनाने में जो उसे डिफिकल्टी महसूस हो, जो उसे रेजिस्टेंस महसूस हो, वही क्या कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाती है, ठीक है। आई होप आगे मैंने, हाँ ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूं। तो इसको लिखते कैसे हैं, EM से यहाँ पर लिख दीजिएगा, EM से लिखते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं मैं। चलिए, तो यहाँ पर ER, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर देता हूं मैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूं अभी, क्योंकि यहाँ पर आप आई होप थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। अब मान लीजिए मैं रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछता था, रिलेटिव डेंसिटी, तो आप बोलते थे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ रिफरेंस, जिसका आप रिफरेंस लेते थे। तो यहाँ पर जो हम रिफरेंस लेते हैं वो फ्री स्पेस का लेते हैं, मतलब वैक्यूम का लेते हैं, फ्री स्पेस का, ठीक, वैक्यूम का। तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है इसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.87 इंटू 10⁻⁻12 होती है अप्रॉक्स, मुझे याद नहीं, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। हाँ ठीक है, एग्जैक्ट याद था, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गई बात। यूनिट हम निकाल लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं। तो जो हमारा रिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा वैक्यूम होगा, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम होगा, ठीक। वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक है। फ्री स्पेस मतलब कोई मीडियम नहीं है, तो उसके लिए जो हमारी परमिटिविटी की वैल्यू आती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट विच इज 8.85 या फिर 87 इंटू 10⁻12 होती है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को मान लीजिए हम ER से दिखाते हैं, तो ER विल भी क्या होगा, हमेशा अगर जिस मीडियम का आपको पता लगाना है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव परमिटिविटी। और जब भी हम यहाँ पर फॉर्मूले में लिख रहे थे, वो क्या था, E था, मीडियम था, EM था।
तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला प्रूव करता हूँ, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m रखता हूँ इनटू Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर रखता हूँ। तो अगर मैं किसी मीडियम में अगर जाता हूँ तो यहाँ से EM क्या हो जाएगा, EM क्या हो जाएगा, EM बराबर ER इंटू E0 हो जाएगा। बोलो किसी मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो EM क्या हो जाएगा, EM बराबर E0। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया उधर, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स में रिप्लेस कर देता हूँ 1/4 पाई ER इंटू E0 इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए ये क्या भैया, ये हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। उस मीडियम में कितना वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करने में, वो हमारे क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम हमेशा रिलेटिव रिस्पेक्ट में निकालते हैं। हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, फ्री स्पेस पे, कि भैया फ्री स्पेस में अगर एक था तो किसी मीडियम में 2 गुना होगा, तो हमेशा कितने गुना होगा वो हम निकालते हैं, ठीक। तो जब भी एयर की बात करते हो तो EM जो ER की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 1.006 के आसपास होती है, जिसे हम वेरी सिमिलर टू 1 ही मान लेते हैं। इसमें इन एयर में, इसमें एयर में, ठीक। तो जब भी एयर में आएगा तो एयर में क्या फॉर्मूला लगता है, हमेशा F इन एयर लिख लेना, Q1 Q2 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन का d स्क्वायर, ये लगता है हमारा किसमें, एयर में फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। यहाँ पर जो मैंने लिखा था, आई होप छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी थी क्या, हाँ k की वैल्यू, लेकिन किसमें, एयर में, हाँ सही बताया मैंने, ठीक है। इट मीन्स 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ होती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, या फिर यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये वाली वैल्यू रख के, ये वाली, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह ये रख लेना, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन फटाफट मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ आपको, फटाफट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, या फिर दोनों होमवर्क ही दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। 2 चार्जेस, ठीक है, पहला चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। और अच्छा सेम चार्जेस हैं, ये भी 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, ठीक। और एक्टेड अपॉन बाई फोर्स, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, सेम नेचर का चार्ज है तो अपोजिट फोर्स लग रहा होगा, वो कितना है, 0.5 न्यूटन का लग रहा है। डिटरमाइन, ये डी हमें पता लगाना है। तो हमें पता है फोर्स बराबर क्या होगा, Q1 Q2, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिएगा। एयर में ही हमेशा जनरली हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक, इनटू डी स्क्वायर, ठीक। बस आपको सारी बातें पता है, Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू पता है, तो डी की जगह रख के आप निकाल लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज 200 न्यूटन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल्ड देन द फोर्स विल बी। तो ये दोनों होमवर्क नंबर 2 है, तो इसको फटाक से करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल का टॉपिक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग रखेंगे, ठीक है, फील्ड वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जहां से भी थोड़ी बहुत भी कमी लगी हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐप दैट इज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां से डाउनलोड कर लो। और PDF भी ऐप पर ही आपको दे दूंगा, PDF ऐप पर आपको प्रोवाइड में कर दूंगा, ठीक है। चलिए एक तीसरा मैं तो एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रुक जाइए मैं यहाँ पर एक तीसरा एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताने, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज आप लेते हो तो, ठीक है। तो थर्ड होमवर्क आपके लिए ये रहा, फटाफट से करिएगा और करके कमेंट आपको आंसर दैट इज कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय एंड जय हिंद एंड लव यू सो मच।